हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं एक्सिस बैंक एंड कोटक बैंक के बारे में। दोनों को एक बार हम कंपेयर करेंगे क्योंकि पिछले कुछ टाइम में एक डिफरेंस देखा गया है। जो एचडीएफसी बैंक की रफ्तार होनी चाहिए थी ऊपर जाने की, वो नहीं गई, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक इज कंसिस्टेंटली गोइंग अप। सो सेम यहाँ पर मुझे कुछ बदलाव होते हुए नजर आ रहा है एक्सिस बैंक एंड कोटक बैंक के कंपैरिजन में। मैं दोनों चीजें यहाँ पर फाइनेंशियल्स और टेक्निकल्स दोनों चीजें यहाँ पर डिस्कस करूंगा। दोनों को कंपेयर करेंगे, रीजंस फाइंड आउट करेंगे कि लॉन्ग टर्म में कौन सा अच्छा है, शॉर्ट टर्म में कौन सा अच्छा है। लेकिन यहाँ पर जो भी डिसीजन फाइनल होगा, जो ट्रेड लेना होगा, वो आपको अपनी समझ से लेना होगा। मेरी समझ से यहाँ पर चीजों को समझना है, समझ के समझना है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फॉलो नहीं करना है, बल्कि एक अच्छा स्टूडेंट बनना है, लर्निंग्स लेनी है, जिससे आप उन लर्निंग्स को अपने एंड पर खुद से यूज करके आगे बढ़ सकें, क्योंकि यही एक पर्पस है यहाँ पर। तो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम एक बार यहां पर कंपैरिजन देखते हैं फाइनेंशियल्स में जाकर। कोटक महिंद्रा बैंक का मैंने ये यहां पर स्क्रीनर डॉट इन ओपन किया। स्क्रीनर डॉट इन ओपन करके जब हम नीचे जाते हैं तो यहां एक पीयर कंपैरिजन होता है। यहां सारे ही चार्ट्स का सारे ही प्राइवेट सेक्टर बिग बैंक्स का कंपैरिजन है। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक। सो टू थिंग्स आर इंपॉर्टेंट हियर। वन, द कैपेबिलिटी टू मेक मोर मनी ऑन इक्विटी। यहां पर अभी तक हम जनरली देखते थे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, लेकिन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हम बैंक के केस में नहीं देखते, क्योंकि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करते हुए हमें जो डेट है उसको भी कंसीडर करना पड़ता है। बट बिकॉज बैंकिंग के केस में जो डेट है, जो बोरोइंग है, दैट इज नॉट ए बोरोइंग एज सच, दिस इज मच मोर एन इन्वेंट्री, क्योंकि बैंक का काम ही लोन लेकर लोन देना है। तो यहां पर बैंक का मेन पर्पस, जो ये फिक्स डिपॉजिट उन्होंने अपने पास रखे हुए हैं, सेविंग अकाउंट में जो पैसा रखा हुआ है, वो एक तरीके से लोन नहीं है बल्कि इन्वेंट्री है। इनका प्रोडक्ट है जिसकी ट्रेडिंग करते हैं एक तरीके से। तो यहां पर हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बदले हम यहां पर रिटर्न ऑन इक्विटी को प्रेफरेंस देंगे। इस चीज को यहां पर समझेंगे। सो रिटर्न ऑन इक्विटी यहां पर 14.2% है कोटक के केस में। और अगर हम बाकी सारे 4 केसेस में देखने लगे तो एचडीएफसी बैंक के केस में रिटर्न ऑन इक्विटी इज 18%, आईसीआईसीआई बैंक इज 15.93%, कोटक महिंद्रा बैंक 14.25 एंड एक्सिस बैंक 13.63। सो आईसीआईसीआई बैंक, जो इससे पहले रिटर्न ऑन इक्विटी कोटक महिंद्रा बैंक की ज्यादा होती थी, आईसीआईसीआई बैंक की कम होती थी, इट हैज बीन इंप्रूव्ड नाउ एंड इट इज मोर देन कोटक महिंद्रा बैंक। अब कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक में कितना डिफरेंस रह गया है? कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक में कुछ भी खास डिफरेंस नहीं बचा है। ये चीजें ठीक हो गई हैं। 14.25 एंड 13.63 एज सच देयर इज नो डिफरेंस। लेकिन यहां पर अगर हम प्राइस अर्निंग रेशियो की बात करने लगे तो एक्सिस बैंक का प्राइस अर्निंग रेशियो, पी रेशियो जिसको कहते हैं, दैट इज 14.37 और कोटक महिंद्रा बैंक का है 29.42, यानी कि डबल से भी ज्यादा। अब डबल से भी ज्यादा, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी इज ऑलमोस्ट सेम। तो यहां पर सेम डिफरेंसेस एक बार को क्रिएट हो गए थे एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक के केस में, जब एचडीएफसी बैंक का पीई रेशियो काफी ज्यादा था और आईसीआईसीआई बैंक का पीई रेशियो काफी कम था। लेकिन जैसे जैसे यहां पर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती गई आईसीआईसीआई बैंक की, जो डिफरेंस है दोनों के पीई रेशियो में, वो गैप कम हो गया। और उसका रिजल्ट क्या है? एचडीएफसी बैंक का ने काफी लंबे टाइम से कोई भी नया हाई नहीं बनाया। बेसिकली अगर हम कुछ टाइम की इसमें परफॉर्मेंस देखने लगे कि एचडीएफसी बैंक ने कितना परफॉर्म किया है काफी लंबे टाइम में, तो यहां पर दिसंबर 19 में जो प्राइस था ऑलमोस्ट अभी भी सेम प्राइस है आफ्टर 2.5 इयर्स एचडीएफसी बैंक के केस में। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक के केस में कितना है? आईसीआईसीआई बैंक के केस में ये डिफरेंस काफी ज्यादा है, 545 से 720 है। तो ये डिफरेंस क्यों क्रिएट हुआ? ये डिफरेंस इसलिए क्रिएट हुआ कि जो यहां दोनों के पी रेशो में गैप था, वो गैप यहां पर खत्म हो गया। सो सेम थिंग आई कैन एक्सपेक्ट इन केस ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक एंड एक्सिस बैंक। सी, बहुत बार ये कहा जाता है कि एक्सिस बैंक को कोटक महिंद्रा बैंक से कंपेयर करोगे क्या विवेक भाई? तो यहां पर डेटा ज्यादा बोलता है और इमोशंस को हमें थोड़ा सा साइड में रखना चाहिए, क्योंकि जो इमोशंस हैं वो एक जो हमने बिलीफ बनाया हुआ है अपने माइंड में, उसकी वजह से होता है। और वो बिलीफ भी पुराने नंबर्स के बेस पर ही है, पुराने डेटा के बेस पर ही है। लेकिन रेगुलरली डेटा को चेक करते रहना, उसको देखते रहना,
उसके बेस पर अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करते रहना, दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट, दैट इज नेसेसरी। क्योंकि समटाइम्स जो एक नालायक बच्चा होता है वो धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर दे, अच्छे मार्क्स लाना शुरू कर दे, और जब अच्छे मार्क्स लगातार आते रहे, अच्छे मार्क्स लाते रहने के बावजूद भी अगर हम उसको नालायक बच्चा कहते रहेंगे तो वो एक गलत तरीका है उस बच्चे को जज करने का। यहां पर इंसान भी चेंज होता है, कंपनीज भी चेंज होती हैं। सो एक्सिस बैंक इज ऑल्सो चेंजिंग हियर। जो इनका रिटर्न ऑन इक्विटी जो काफी कम होता था, वो काफी कम कैसे था, यहां पर हम नंबर से देख सकते हैं। आई एम ओपनिंग द फाइनेंशियल्स ऑफ एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में जब हम यहां पर ईयरली रिजल्ट्स में जाते हैं, सो ईयरली रिजल्ट्स जो यहां पर बहुत ज्यादा नहीं थे, 5000 करोड़ 1800 करोड़ ये रिजल्ट्स होते थे। अभी जो लास्ट ईयर का पूरे साल का फाइनेंशियल का जो नेट प्रॉफिट है, दैट इज 14,119 करोड़, हाईएस्ट एवर इनका नेट प्रॉफिट है। और हाईएस्ट एवर भी जो इससे पहले हाईएस्ट एवर नंबर्स थे उसका डबल है। लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक के केस में ऐसा हुआ है क्या? कोटक महिंद्रा बैंक के केस में हम यहां पर एक बार देख लेते हैं कि नंबर्स इस तरह से डबल हुए हैं क्या? उतने ज्यादा उतना इंपैक्ट नहीं आया, क्योंकि 10,000 से 12,000 हुआ है। लेकिन एक्सिस बैंक के केस में ये नंबर्स हमारे 7,000 से 14,000 हुए हैं। तो जो एक्चुअल में यहां पर रिटर्न नहीं आ रही थी, नेट प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे थे, वो प्रॉफिट कमाने यहां पर शुरू हो गए हैं। और ये कैसे आया है, आप एक बार यहां पर बैलेंस शीट देखते हैं। बैलेंस शीट में अगर हम देखें तो इनके पास जो लेंडिंग कैपेसिटी है, यहां पर उधार देने की कैपेसिटी है, दैट इज ऑलमोस्ट 10 लाख करोड़। यानी कि अपना पैसा और जो बोरोइंग है, इनको अगर हम उधार वापस देंगे तभी उसके ऊपर हम पैसा कमा पाएंगे। लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक के पास ये फिगर कितनी है, अगर हम बैलेंस शीट में जाकर देखें, दिस इज 4 लाख करोड़, 4.5 लाख करोड़। तो यहां पर पहले क्या हो रहा था, कोटक महिंद्रा बैंक वॉज एबल टू मेक इक्वल मनी एज एक्सिस बैंक, और जबकि इनके पास बिजनेस करने की कैपेसिटी कम थी, क्योंकि इनका रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा था, लेकिन एक्सिस बैंक का अच्छा नहीं था। अभी क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी इनका भी अच्छा हो चुका है, कोटक महिंद्रा बैंक के बराबर है, तो यहां जो एक ये बड़ा सा गैप है बिटवीन एक्सिस बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक, ये यहां पर सेम सस्टेन होते हुए नजर नहीं आता। या तो एक्सिस बैंक का थोड़ा सा ऊपर जाएगा या कोटक महिंद्रा बैंक का सेम रेंज में रहेगा। ये जो गैप है डबल से ज्यादा का, ये मीट नहीं होता। तो यहां करना क्या होता है ऐसे में मेरा मानना यह है कि अगर हमें बैंकिंग में ही थोड़ा सा अच्छे से लॉन्ग टर्म के लिए हमें इन्वेस्ट करना है, सो एट करंट प्राइस अगर हम दोनों को देखने लगे, कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक को, देन एक्सिस बैंक को प्रेफरेंस दी जानी चाहिए। क्योंकि जिसकी वजह से पीई कम रहता है वो चीज इंप्रूव हो चुकी है, और पीई फिर भी कम है, और कोटक महिंद्रा बैंक को वो प्रेफरेंस नहीं दी जानी चाहिए। अब अगर हम शॉर्ट टर्म यहां पर ट्रेडिंग की बात करने लगे, देन कोटक महिंद्रा बैंक ऑफ कोर्स इज ए वेरी एक्सीलेंट बैंक। ऐसा नहीं है कि वो नीचे आ जाएगा या वो परफॉर्म नहीं करेगा, लेकिन जो रफ्तार यहां से अगले 2-3 साल में ऊपर बढ़ने की होगी, वो एक्सिस बैंक की ज्यादा होनी चाहिए, कीपिंग इन माइंड द सेम रिटर्न ऑन इक्विटी एंड इंक्रीजिंग नेट प्रॉफिट कंटिन्यूअसली। और एक और बात ध्यान से समझो, जब यहां पर रिटर्न ऑन इक्विटी इस तरह से इंक्रीज हो रही है अच्छे से, जो 13.63 है, आने वाले टाइम में क्योंकि इनकी लैंडिंग कैपेसिटी ज्यादा है, बिजनेस करने की कैपेसिटी ज्यादा है, तो ये और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट हैं, और इसी तरीके से काम करके हम ज्यादा बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन जब तक हम डेटाज नहीं देखते, नंबर्स को ध्यान में नहीं रखते, उस टाइम तक हमें नहीं पता होता, और हम पुराने बिलीफ सिस्टम में चल रहे होते हैं, एक्सिस बैंक बेकार है, कोटक महिंद्रा बैंक अच्छा है। एक्सिस बैंक सेम बिलीफ सिस्टम आईसीआईसीआई बैंक के लिए भी तैयार हो गया था कि आईसीआईसीआई बैंक बेकार है, एचडीएफसी बैंक अच्छा है। तो एचडीएफसी बैंक गोइंग फॉरवर्ड बेकार नहीं हुआ, ऐसा नहीं है वो नीचे आ गया, ऐसा नहीं है वो परफॉर्म नहीं करेगा, लेकिन जो स्पीड है आईसीआईसीआई बैंक की आगे बढ़ने की वो ज्यादा रही है। सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन हियर विद एक्सिस बैंक आल्सो। एक्सिस बैंक का अगर हम यहां पर एक बार चार्ट ओपन करने लगे, तो जो अभी ये प्री पैंडेमिक लेवल पर ही ट्रेड कर रहा है, इवन उससे भी नीचे है। सो इट हैज ए वेरी हाई मींस ह्यूज पोटेंशियल टू ग्रो एट ए फास्टर रेट। उसका एक और रीजन है, यहां पर ये एक कप विद हैंडल पैटर्न भी बना रहा है, और कप विद हैंडल पैटर्न जब ये बनता है, यहां पर अगर इसका पोटेंशियल देखा जाए अपवर्ड मूवमेंट का, तो जो मैक्सिमम डेप्थ है इसकी, उस डेप्थ को यहां पर प्लॉट करना है। जो ब्रेक इवन पॉइंट है, जिसको हम रेसिस्टेंस भी कहते हैं, जिसको हम नेकलाइन भी कहते हैं, उसके ऊपर अगर हम लगाते हैं, तो इसका चार्ट पैटर्न के बेस पर आता है 1347, दैट इज द टेक्निकल टारगेट। और करंट प्राइस से लेकर अगर हम इसको टेक्निकल टारगेट तक का चेक करने लगे कि कितना पोटेंशियल है, देन इट हैज ए पोटेंशियल ऑफ 104%। लेकिन यहीं पर इसी के कंपैरिजन में कोटक महिंद्रा अगर बैंक की बात करने लगे, कोटक महिंद्रा बैंक का फ्यूचर नहीं, कोटक महिंद्रा बैंक ओपन करना है। कोटक महिंद्रा बैंक को अगर हम देखने लगे, तो एज सच यहां पर कोई भी
टेक्निकल चार्ट पैटर्न बनते हुए नजर नहीं आता। एक छोटा सा टेक्निकल चार्ट पैटर्न बना था यहां पर जो कप विद हैंडल पैटर्न था, उसके बाद में ओवरऑल मार्केट के साथ ये सब चीजें नीचे आ गई, क्योंकि अक्टूबर में मार्केट गिरनी शुरू हुई थी, अक्टूबर में ही इसने नीचे आना शुरू हो गया। लेकिन अगर पुराने वाला चार्ट पैटर्न यहां पर कंटिन्यू रहता है और हम उसको यहां पर पोटेंशियल देख लेते हैं कि कहां तक जाने की इसकी प्रोबेबिलिटी है, देन टेक्निकल टारगेट इज कमिंग 2487 और करंट प्राइस से लेकर 2487 तक का जो पोटेंशियल टारगेट है दैट इज 38%। तो यही यहां पर एक डिफरेंस है जो मैं बताना चाह रहा हूं। कोटक महिंद्रा बैंक इज ए वेरी गुड बैंक, एक्सीलेंट बैंक है, इंडिया के 4 सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में, और क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा बैंक है। लेकिन जो यहां से स्पीड हो सकती है एक्सिस बैंक वर्सेस कोटक महिंद्रा बैंक की, उन दोनों का डिफरेंस मैं आपको बता चुका हूं बेस्ड ऑन द नंबर्स, फाइनेंशियल्स, लेंडिंग कैपेसिटी, रिटर्न ऑन इक्विटी एज वेल एज टेक्निकल चार्ट पैटर्न। तो कोटक महिंद्रा बैंक में अगेन एक्सीलेंट बैंक, जो पोटेंशियल है दैट इज 38% बेस्ड ऑन टेक्निकल चार्ट पैटर्न, बट इसमें एक्सिस बैंक में जो अपना पोटेंशियल टारगेट है दैट इज 104%। नाउ अगेन व्हेन आई एम सेइंग दैट दिस इज द टेक्निकल चार्ट पैटर्न, और जो मैंने सारी चीज बताई हैं, ये सब चीजों से आप सीखोगे, अप्लाई करोगे अपनी समझ के हिसाब से। मेरा एक कहना जरूर मानना, नेवर एवर इन्वेस्ट मोर देन 5% इन वन स्टॉक, जिससे अगर कभी ऑपरेटर किसी स्टॉक में थोड़ा सा लंबा टाइम भी लगा दे, उसके टारगेट तक लेकर जाने में या जरूरत से ज्यादा नीचे ले आए बिफोर टेकिंग इट ऑन द हायर साइड, तो उसमें हम कभी फंसे नहीं। क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि कुछ स्टॉक्स जो डिस्कस किए उसमें 5% के बदले 50% पैसा लगा दिया, और उसके बाद विवेक भाई अब क्या करें। तो यहां पर विवेक भाई की एक बात तो मान ली दैट दिस स्टॉक इज गुड, लेकिन जो विवेक भाई दूसरी बात कहते हैं नेवर एवर इन्वेस्ट मोर देन 5, 6, 7% इन वन स्टॉक, वो बात नहीं मानी। तो आधी बातें मानने से और सारी बातें नहीं मानने का यही एक फर्क होता है। तो मैं फिर कह रहा हूं, यहां पर फॉलो नहीं करना है, स्टूडेंट बनना है, सीखना है, और यहां पर लगातार सीखते रहना है। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक मजे करो यार। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।